गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करिकुलम स्टडीज की एक महत्वपूर्ण पहलू जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में की थी, उसको पुनः हम लोग देखेंगे और विस्तृत तरीके से उसको समझने का प्रयास करेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों को याद होगा, बताया गया था कि करिकुलम स्टडीज के क्षेत्र में करिकुलम के परिभाषा को लेकर के एक राय एक मत का अभाव है। यद्यपि 100 वर्षों से ऊपर का इतिहास करिकुलम स्टडीज का है और औपचारिक तौर पर यह क्षेत्र अपने आप में काफी विकसित हुआ है, लेकिन अब भी इस क्षेत्र में पाठ्यचर्या के परिभाषा को लेकर के एक मत दिखाई नहीं देता है। लोगों में इसके परिभाषा को लेकर के अभी भी अलग अलग परिप्रेक्ष्य दिखते हैं और अलग अलग परिप्रेक्ष्य के कारण वो अलग अलग प्रकार से इसकी परिभाषा को प्रस्तुत करते हैं। पाठ्यचर्या के परिभाषा के प्रस्तुतिकरण में उनके परिप्रेक्ष्य जो भिन्न भिन्न है वह दिखाई देता है हमें। उनके जो उद्देश्य होते हैं और उनकी जो अभिरुचि है जिस क्षेत्र में, उसके हिसाब से वह पाठ्यचर्या के परिभाषा को प्रस्तुत करते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि यह भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य के कारण इस प्रकार की एक परिभाषा जनित समस्या करिकुलम स्टडीज के क्षेत्र में कैसे उत्पन्न होती है। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि करिकुलम को एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के रूप में प्रस्तुत किया गया और शुरुआती दौर के बहुत सारे लेखकों ने इस परिप्रेक्ष्य से करिकुलम को देखने का प्रयास किया। इस क्षेत्र में दो विधाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, एक है पेरेनियलिज्म और दूसरा है एसेंशियलिज्म। तो पेरेनियलिज्म की बात करें या सततवादी विचारधारा के जो लोग थे, उनका यह मानना था कि नॉलेज जो है वह उसी को हम लोग नॉलेज मानेंगे जो सतत है, जो जिसमें बदलाव नहीं होती है। नॉलेज रोज की समस्याओं के आधार पर बदलने वाली चीज नहीं है, सिर्फ वही ज्ञान का भंडार जो सतत रहा है, जो हमेशा से रहा है और जो हमेशा कांस्टेंट रहा है, उसी को हम लोग ट्रू नॉलेज के रूप में देखेंगे। इस प्रकार के नॉलेज को वो यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में देखते हैं और करिकुलम को परिभाषित करते समय उनका मानना है कि ऐसे ही नॉलेज करिकुलम के पार्ट बनते हैं। फिर उनके हिसाब से पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या कुछ नहीं बल्कि ऐसे विषयों का एक लिस्ट है, एक सूची है, जिन विषयों के ज्ञान को मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है, जो मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं और जिनके माध्यम से मनुष्य अपने मस्तिष्क को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक विकसित कर सकता है। हचिंसन महोदय के अनुसार ग्रामर, मैथमेटिक्स, लॉजिक, रिलीजन ये ऐसे विषय थे जिनकी सूची को अगर हम तैयार करें इन विषयों को, तो उसे ही उन्होंने पाठ्यचर्या का नाम दिया। इस तरह के विचारकों का यह मानना था कि नॉलेज ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है और ट्रुथ हम हर जगह हर समय एक जैसा होता है। इसीलिए शिक्षा भी हर काल में एक जैसा होगा और वह इन्हीं विषयों को, पाठ्यचर्या इन्हीं विषयों को रिप्रेजेंट करता है। तो करिकुलम को सार में अगर कहा जाए तो इन लोगों ने करिकुलम को विषयों के एक सूची के रूप में परिभाषित किया और ये विषय वो विषय थे जिन्हें वो परमानेंट स्टडीज के रूप में देखते थे, जिनमें बदलाव नहीं होता है। नॉलेज इनके अनुसार फिर स्टैटिक होता है और डायनामिक नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर नॉलेज का प्रयोग मनुष्य के मस्तिष्क को उसी तरह ट्रेन करने के लिए किया जाता है जैसे फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा मनुष्य के शरीर को मजबूत बनाया जाता है। इसी क्रम में हमारे सामने दूसरी विचारधारा उपस्थित होती है जिसे हम लोग एसेंशियलिज्म के नाम से जानते हैं। और
एसेंशियलिज्म में भी करिकुलम की परिभाषा को ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत किया गया कि ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, लेकिन अंतर ये हुआ कि यहां पर ये सब्जेक्ट की लिस्ट जो है वो पहले से बड़ी हो गई। अब ये सिर्फ परमानेंट स्टडीज की बात नहीं करते हैं, बल्कि इनका ये मानना है कि समय के अनुसार कुछ नए विषय भी उत्पन्न होते हैं जो समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महत्वपूर्ण होता है, और इन विषयों को भी समाहित किया जाना चाहिए। तो पेरेनियल सब्जेक्ट या परमानेंट सब्जेक्ट की बात की स्थान पे वह एसेंशियल सब्जेक्ट की बात करते हैं। वो कौन से विषय हैं जो आवश्यक हैं समाज में सरवाइव करने के लिए, समाज के हित में, और ऐसे विषयों के समूह को उन लोगों ने पाठ्यचर्या के रूप में परिभाषित किया। तो बेस्टोर महोदय, बैगली महोदय, ये सारे लोग इस एसेंशियलिस्ट विचारधारा के लेखक रहे हैं, और इन लोगों ने उन्हीं एसेंशियल विषयों के रूप में, जिनके माध्यम से व्यक्ति में 3R का डेवलपमेंट, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक का डेवलपमेंट हो सके, वो आधार बना करके करिकुलम को परिभाषित किया। तो पेरेनियलिज्म और एसेंशियलिज्म को अगर हम देखें तो दोनों में समानता यह है कि दोनों ही करिकुलम को विषयों की एक सूची के रूप में देखते हैं, और अंतर यह है कि जहां पेरेनियलिस्ट विषयों के इस सूची को परमानेंट विषयों के रूप में देखता है जिसमें बदलाव नहीं आ सकते हैं, वहीं एसेंशियलिस्ट इसको आवश्यक विषयों के रूप में देखते हैं, और ये विषय समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बदल भी सकते हैं और नए विषयों का इसमें समागम हो सकता है। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो एक और एरा था करिकुलम स्टडीज के क्षेत्र में, करिकुलम के क्षेत्र में, जहां पर डिसिप्लिन का महत्व बहुत अधिक दिखाई देता है। करिकुलम को परिभाषित करते समय डिसिप्लिन को ही केंद्र में रखते हैं। डिसिप्लिन नॉलेज का वो वर्गीकरण है, वह वर्ग है जो उच्च स्तरीय शिक्षा केंद्रों पर उसमें रिसर्च होते हैं, उसमें संशोधन किए जाते हैं, उसको और अधिक समृद्ध बनाया जाता है। तो हर विषय, विद्यालय स्तर के हर विषय के कुछ पेरेंट डिसिप्लिन होते हैं जिस पर उच्च स्तर पर कार्य होता है, उसमें बस वृद्धि की जाती है ज्ञान की। इन विचारकों का मानना है कि पाठ्यचर्या कुछ और नहीं बल्कि ये उच्च स्तर पर जो भिन्न भिन्न डिसिप्लिन्स हैं, शास्त्र हैं, इन्हीं के नॉलेज का निरूपण छोटे स्तर पर किया जाता है। इनका ये मानना था कि डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी भी डिसिप्लिन का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ स्ट्रक्चर से तात्पर्य है कि उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के क्या कंसेप्ट्स हैं महत्वपूर्ण, क्या सिद्धांत है, क्या उनके आपस के रिलेशनशिप है जिसको उस डिसिप्लिन में महत्वपूर्ण माना जाता है, और कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड होकर के ऑर्गेनाइज्ड है। तो करिकुलम को परिभाषित करते समय या करिकुलम पर चर्चा करते समय हमेशा हमारा ध्यान डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर पर होना चाहिए, क्योंकि ये डिसिप्लिन का अपना स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एक डिसिप्लिन है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, उसके अपने की कंसेप्ट्स हैं, अपने की फैक्ट्स हैं, अपने उसके ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स हैं। साइंस एक अलग डिसिप्लिन है, उसके अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स हैं, उसके अपने इंपॉर्टेंट सेंट्रल कंसेप्ट्स और थ्योरीज हैं। तो हर डिसिप्लिन के ये जो सेंट्रल कंसेप्ट और थ्योरीज हैं और उनके जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स हैं, वह डिसाइड करेंगे कि करिकुलम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो करिकुलम को देखने के लिए जो लेंस ये विचारक मानते हैं, वह डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर के लेंस के माध्यम से करिकुलम को देखते हैं। फिनिक्स महोदय और स्वाब महोदय इस कड़ी के बहुत महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं, जिन्होंने करिकुलम स्टडीज, करिकुलम को परिभाषित करने के लिए डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर को सबसे महत्वपूर्ण फोर्स के रूप में देखा है। तो फिनिक्स महोदय और स्वाब महोदय कहते हैं कि नॉलेज दैट कम्स एक्सक्लूसिवली फ्रॉम डिसिप्लिन, वह ज्ञान जो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के माध्यम से आता है, वही करिकुलम के केंद्र में होना चाहिए।
डिसिप्लिन के अंदर डिसिप्लिन की एक और महत्वपूर्ण पहलू होती है, वह है डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। और हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने अपने अनुभवों को समझने के लिए, अनुभवों पर चिंतन करने के लिए चिंतन के भिन्न भिन्न विधाओं को विकसित किया है, अन्वेषण के भिन्न भिन्न विधाओं को विकसित किया, और ये भिन्न भिन्न विधाएं अपने अपने डिसिप्लिन में कोडेड और ऑर्गेनाइज्ड वे में रहती हैं। बेल्थ महोदय का मानना है कि करिकुलम से तात्पर्य इन्हीं विभिन्न विधाओं से बच्चों को परिचित कराने से है। तो करिकुलम क्या रिफ्लेक्ट करेगा? करिकुलम रिफ्लेक्ट करेगा जो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के जो स्टेप्स हैं, जो उसकी विधाएं हैं, उन्हीं को करिकुलम में परिलक्षित होना चाहिए। तो फिनिक्स महोदय पुनः परिभाषित करते हैं इस परिप्रेक्ष्य से, जब करिकुलम को परिभाषित करते हैं तो वो कहते हैं करिकुलम इज अ गाइडेड रिकैपिचुलेशन of all those possible modes of inquiry or thought processes। तो डिसिप्लिन के जो अलग अलग विधाएं हैं, जो चिंतन की शैलियां हैं, जो इंक्वायरी के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, उन्हीं का एक रिकैप, यानी कि उन्हीं का एक डाइल्यूटेड वर्जन जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको करिकुलम का नाम देते हैं। तो पहले डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर में क्या था कि करिकुलम डिसिप्लिन से डिराइव किए गए नॉलेज को कहते हैं, यानी कि डिसिप्लिन का जो प्रोडक्ट है उसको जब हम ऑर्गेनाइज्ड वे में एक शिक्षा के एक स्तर पर ले आते हैं तो उसको करिकुलम कहते हैं। डिसिप्लिनरी इंक्वायरी अप्रोच में क्या कहते हैं कि जो डिसिप्लिन के अंतर्गत अलग अलग विधाएं हैं शोध के, ज्ञान प्राप्ति के, उन्हीं विधाओं को डाइल्यूट करके अलग अलग शिक्षण स्तरों पर हम ले आते हैं, तो उसे हम पाठ्यचर्या का नाम देते हैं। तो डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर में डिसिप्लिन का नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है करिकुलम को परिभाषित करने में, और डिसिप्लिनरी इंक्वायरी अप्रोच में डिसिप्लिन में मानी जाने वाली ज्ञान प्राप्ति की विधाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द फॉर्मर रिप्रेजेंट्स द नॉलेज दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द डिसिप्लिन, and this one, the disciplinary inquiry approach, focuses on the inquiry that is specific to the discipline as the most important factor in curriculum। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, क्योंकि दोनों ही डिसिप्लिन से डिराइव होती हैं, तो हम इन दोनों को मिला करके एक नए सिद्धांत जन्म लेता है जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डिसिप्लिनैरिटी। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिसिप्लिनैरिटी ने करिकुलम को विशेष करके 60 के दशक में बहुत अधिक प्रभावित किया, और करिकुलम को इन्हीं दो विधाओं के रूप में ही परिभाषित करने पर जोर दिया जाने लगा। करिकुलम कंस्ट्रक्शन के दौरान ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिसिप्लिनैरिटी हमारे सामने प्रमुख गाइडिंग फोर्स के रूप में कार्य करती थी, और इसी के बाउंड्री में रहते हुए हमें करिकुलम निर्माण की बात सोचनी चाहिए, ऐसा इस विधा के लोगों का मानना था, जिसकी आगे चल करके बहुत सारे लोगों ने आलोचना की और कुछ नए परिप्रेक्ष्य उभर करके सामने आए। तो यहां तक अगर हम देखें, ये तीन मुख्य अप्रोच, पेरिनियलिज्म और एसेंशियलिज्म, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिसिप्लिनैरिटी अप्रोच, इन तीनों में मुख्य बात ये थी कि ये तीनों ही कहीं ना कहीं कंटेंट नॉलेज पर फोकस अधिक करते हैं, लेकिन बच्चों के अपने जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो बच्चों के अलग अलग मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो उनके अधिगम को प्रभावित करते हैं, उन बातों पर इनका कोई बल नहीं था। उस पर्सपेक्टिव को इन लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया था। इस कड़ी में अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे सामने फिर एक और अप्रोच उभर करके आता है। अब ये वो स्टेज है जो प्रोग्रेसिव स्टेज है, और यहाँ से बच्चों के मनोवैज्ञानिक कारकों को करिकुलम के चिंतन में स्थान दिया जाने लगा। मार्स और विल्स कहते हैं कि experience in the classroom which are planned and enacted by the teacher and also learned by the student is defined as curriculum। कक्षागत परिस्थिति में टीचर जो एक प्लान्ड वे में एक प्लान लेकर के आते हैं और उसी के अनुसार जो एक्टिविटीज करते हैं,
जिसे हम अनुदेशन का नाम देते हैं और जिसके माध्यम से बच्चे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, नई नए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसी को हम करिकुलम के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर अब करिकुलम को अनुभव के रूप में परिभाषित करने की प्रक्रिया आरंभ होती है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा एजम्पशन था, जो सबसे बड़ा गाइडिंग फोर्स था, वो ये था कि लोगों का मानना था कि एजुकेशन इज अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन इज व्यूड एज लाइफ एंड लाइफ इज व्यूड एज एजुकेशन। तो एजुकेशन किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन के नॉलेज पर बच्चों के दक्षता को विकसित करना एजुकेशन का कार्य नहीं है। एजुकेशन के फंडामेंटल गोल्स नहीं हो सकते हैं। एजुकेशन का फंडामेंटल गोल है बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना और इसलिए जीवन से संबंधित जीवन में प्रासंगिक अनुभवों को प्रदान करना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। तो अब करिकुलम को अनुभवों के टर्म में परिभाषित करने का प्रयास किया जाने लगा और इस मूवमेंट को एजुकेशन और करिकुलम के क्षेत्र में प्रोग्रेसिव मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस कड़ी में कैसवेल और कैम्पबेल डिफाइन करते हैं कि करिकुलम कुछ नहीं है, ये सारे अनुभव जो विद्यालय में विद्यालयी संरक्षण में बच्चों को प्रदान किया जाता है, उसे ही हम करिकुलम का नाम देते हैं। गुड महोदय भी इसी तरह करिकुलम को प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में परिभाषित करते हैं, जो एक स्कूल सेटिंग में बच्चों को प्रदान की जाती है। स्टैनली महोदय भी इस परिभाषा से सरोकार रखते हैं और वो भी कहते हैं कि जो पोटेंशियल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, प्रासंगिक हो सकते हैं बच्चों के जीवन में, उनको प्लान करना, उनको सीक्वेंस करके विद्यालय परिवेश, विद्यालय परिस्थिति में बच्चों के सम्मुख रखना, जिससे कि वो सामुदायिक सोच और सामुदायिक कार्यविधि से परिचित हो सके, इसे ही करिकुलम कहा जाता है। इन सब बातों के सार में लॉटन महोदय फिर कहते हैं कि करिकुलम इज अ सिलेक्शन फ्रॉम द कल्चर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के जो अलग अलग अंग होते हैं, सोसाइटी के जो अलग अलग लक्षण होते हैं, उसके जो कल्चरल एस्पेक्ट होते हैं, क्या सोचना, किसको मूल महत्वपूर्ण मानना, क्या वैल्यू सिस्टम है, क्या हमारे नॉर्म्स हैं कार्य करने के, इन सब बातों से परिचय कराना ही शिक्षा का उद्देश्य है और इन सब बातों के समावेश को ही हम लोग पाठ्यचर्या का नाम देते हैं। इसी बीच में लोगों ने करिकुलम और इंस्ट्रक्शन को लेकर के काफी चर्चाएं की और कुछ लोग फिर करिकुलम को मीन और एंड, साधन और साध्य के रूप में देखने लगे। तो करिकुलम को जब एक साधन के रूप में देखते हैं तो करिकुलम को इंस्ट्रक्शन से इक्वेट करके देखने लगे और करिकुलम को प्लान ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, प्लान ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज, प्लान ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। सेलर और अलेक्जेंडर महोदय 1954 में इस तरह की एक परिभाषाओं को प्रस्तुत करते हैं, जहां वो कहते हैं कि करिकुलम इज अ प्लान फॉर प्रोवाइडिंग सेट ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट दैट हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ ब्रॉड एजुकेशनल गोल्स। इसी तरह इनलो महोदय भी करिकुलम को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में देखते हैं और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, एक साधन है शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो जब इस प्रकार से पाठ्यचर्या को हम परिभाषित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पाठ्यचर्या के को एक साधन के रूप में देखते हैं और शिक्षा के उद्देश्यों को उससे इतर अलग रख करके देखते हैं, यानी कि दोनों में कंपार्टमेंटलाइजेशन करके हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन को अलग देखा जाना चाहिए और इंस्ट्रक्शन एक साधन है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और इसी साधन को करिकुलम का नाम उन लोगों ने दिया। तो विभिन्न प्रकार के किसी भी विषय के विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज की एक प्लान अगर हम तैयार करें तो उसी प्लान को उन लोगों ने करिकुलम का नाम देना शुरू कर दिया। इसके विपरीत कुछ लोग पाठ्यचर्या को एंड के रूप में देखते हैं और वो कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन से और करिकुलम दोनों अलग अलग टर्म हैं और दोनों को इक्वेट नहीं किया जा सकता है। करिकुलम सिर्फ यह बताता है कि हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो जैसे शुरू में आपने पढ़ा कि करिकुलम को लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट के रूप में देखा जा रहा था, वैसे ही अब करिकुलम को एक लिस्ट ऑफ लर्निंग आउटकम के रूप में परिभाषित किया जाने लगा,
विशेष करके व्यवहारवादी मनोविज्ञान के व्यवहारवादी सिद्धांतों के प्रभाव में इस प्रकार की परिभाषाएं महत्व प्राप्त करने लगी। पोफम और बेकर महोदय ने 1970 में इसी प्रकार से पाठ्यचर्या को परिभाषित किया और पाठ्यचर्या को एक एंड के रूप में, एक साध्य के रूप में देखा कि साधन जो है वह इंस्ट्रक्शन से निरूपित होता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन करिकुलम से भिन्न है। करिकुलम से तात्पर्य सिर्फ साध्य से होना चाहिए, क्या लर्निंग आउटकम है उनकी सूची अगर हम अच्छे से तैयार करते हैं तो वही करिकुलम को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जॉनसन महोदय कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम को हम लोग करिकुलम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये दो विधाओं के बाद कुछ लोगों ने दोनों विधाओं को जोड़ करके और इस बात पर चर्चा की कि मीन्स को एंड से अलग नहीं किया जा सकता। मीन और एंड, साधन और साध्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। You cannot compartmentalize the mean with the ends. So, curriculum represent a combination of both mean and end. You cannot say that curriculum is only the end and it is not concerned with the means. तो ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में पाठ्यचर्या को परिभाषित करने की कोशिश की जाने लगी। डॉल महोदय ने 1978 में परिभाषित करते हुए कहा कि जितने भी औपचारिक और अनौपचारिक विषय वस्तु और उन विषय वस्तु से संबंधित प्रक्रियाएं क्लासरूम में की जाती हैं जिससे कि बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान विकसित हो और शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, उसे ही हम लोग पाठ्यचर्या के रूप में परिभाषित करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इनलो महोदय भी अपनी परिभाषा प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि यह गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया जब वो कहते हैं तो इसमें गोल भी आ जा रहा है, एंड भी आ जा रहा है और प्रक्रिया कह रहे हैं तो वो मीन भी आ जा रहा है, यानी इंस्ट्रक्शन और गोल्स दोनों के कॉम्बिनेशन से पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। 1980 के दशक आते आते लोगों ने करिकुलम को परिभाषित करने के लिए उस समय के वर्तमान के जो दार्शनिक विचारधाराएं थी उनके प्रभाव में करिकुलम की परिभाषाएं भी बदलने लगी और फिर अब लोगों ने कहा कि सिर्फ सामुदायिक अनुभवों को प्रदान करना ही करिकुलम नहीं है, बल्कि करिकुलम में उन तमाम स्किल्स और नॉलेज और एटीट्यूड को भी प्रदान करना चाहिए जिससे बच्चे उन अनुभवों में परिवर्तन ला सके, उन अनुभवों को एक आलोचनात्मक तरीके से देख सकें और आलोचनात्मक तरीके से देखते हुए उन अनुभवों को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करें, पुनः उनकी संरचना तैयार करें। तो ये क्रिटिकल एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग का जो एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट था कि शिक्षा सिर्फ कॉन्फॉर्मिस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट पर कन्वर्ज करके सारी बातों को मानने वाला लोग मानना शुरू कर दें, सिर्फ ये शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के कैपेसिटी को डेवलप करने वाला होना चाहिए जिससे वह अपने आसपास के वातावरण, अपने सामुदायिक अनुभवों, सामुदायिक संस्कृति को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हुए उसमें सुधारवादी परिवर्तन ला सके। तो क्रिटिकलिटी, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो करिकुलम की परिभाषा में भी परिवर्तन हुआ, इसका प्रभाव करिकुलम की परिभाषा में भी देखने को मिला और फिर करिकुलम को जब परिभाषित करने लगे लोग तो उसमें ये सारे बिंदु आने लगे कि करिकुलम इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज इन द रेस एक्सपीरियंस, सामुदायिक अनुभवों में उनको क्लासरूम में परिचित कराना ही करिकुलम नहीं है, बल्कि उनके अंदर उन स्किल्स को भी विकसित करने की जरूरत है जिससे वह उन अनुभवों को क्रिटिकली देख सकते हो और उसमें जो भी आवश्यकता हो वैसा परिवर्तन कंस्ट्रक्टिव वे में ला सकते हैं। इसके बाद यदि वर्तमान समय में हम देखें तो अभी भी करिकुलम की परिभाषा स्थायित्व प्राप्त नहीं की है।
बल्कि उसमें और भी एडिशंस होते जा रहे हैं। हम लोग 4C के रूप में 21st सेंचुरी स्किल्स को देखते हैं, जिसमें क्रिएशन, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग, ये 4C ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं 21वीं सदी में। और फिर इनके परिप्रेक्ष्य में करिकुलम की परिभाषाएं भी अपने आप को बदल रही हैं। तो करिकुलम की बात करते समय, करिकुलम को परिभाषित करते समय इन नए स्किल्स को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो सिल्वा महोदय 2009 में कहते हैं कि करिकुलम को के विषय में सोचते समय इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि 21वीं सदी में हम क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या जान सकते हैं, और कौन से स्किल्स उनके लिए आवश्यक है क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएशन के लिए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमें करिकुलम को परिभाषित करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ आईसीटी का बहुत प्रभाव बढ़ा है विगत कुछ दशकों में। तो आईसीटी एक नया परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है, जिस परिप्रेक्ष्य से करिकुलम को देखने की आवश्यकता है। तो ये कुछ ऐसे परिप्रेक्ष्य थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जो पेरिनिलिज्म से शुरू होते हुए एसेंशियलिज्म, फिर डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, एक्सपीरियंस, फिर क्रिटिकल थिंकिंग से होते हुए 21वीं सदी के 4C के स्किल्स के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके पर इन तमाम तथ्यात्मक बातों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि करिकुलम के क्षेत्र में करिकुलम को विभिन्न परिप्रेक्ष्य से परिभाषित किया गया है। कुछ नैरो मीनिंग होते हैं करिकुलम के, जहां पर करिकुलम को सिंपली एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट या लिस्ट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के रूप में देखते हैं। करिकुलम के ब्रॉड मीनिंग भी होते हैं, जहां करिकुलम को हम लोग एक रेस एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं, या करिकुलम को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं, या 21st सेंचुरी के 4C स्किल्स के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर करिकुलम एक ट्रिकी वर्ड रहा है। करिकुलम एक ट्रिकी वर्ड इसलिए रहा क्योंकि इसके अगर एक सरसरी तौर पर हम देखें तो कितने तरीके से करिकुलम को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों ने इसको एक बंडल ऑफ प्रोग्राम के रूप में परिभाषित किया है कि करिकुलम इज नथिंग बट ए प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल कोर्सेस। कुछ लोगों ने इसको व्यक्तिगत अनुभव के रूप में परिभाषित किया है। कुछ लोगों ने कहा कि विद्यालय में जो भी होता है वो करिकुलम का पार्ट है, जितने भी प्रकार की गतिविधियां होती हैं। वहीं कुछ लोग इसको सिर्फ कंटेंट के रूप में देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ विषय के रूप में देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रूप में देखते हैं, कुछ प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं, कुछ करिकुलम को प्रोसेस के रूप में देखते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव के रूप में देखते हैं तो हम कहते हैं ये प्रोडक्ट अप्रोच है करिकुलम को परिभाषित करने का। जब हम अनुभवों पर ध्यान देते हैं, गतिविधियों पर ध्यान देते हैं, और करिकुलम को परिभाषित करने के लिए उन तमाम गतिविधियों के प्रणाली को हम सामने रखते हैं, तो हम कहते हैं ये प्रोसेस अप्रोच है करिकुलम को देखने का। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव है जहां से हम लोग करिकुलम को देख सकते हैं। और यही कारण है कि करिकुलम की परिभाषा को लेकर के कोई एक मत नहीं है। देयर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव टू व्यू द टर्म करिकुलम। There is the inquiry perspective, there is the educational outcome or objective perspective of defining curriculum, then there is the experience perspective to define curriculum, and then we have the social reconstruction perspective to define curriculum. तो एक आप प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं यहाँ पर, और एक रिचनेस का भी अनुमान आप लगा सकते हैं कि जहां एक और ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कोई एक परिभाषा इसकी नहीं है, वहीं आप इसके रिचनेस को भी देख सकते हैं कि इन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के कारण करिकुलम का संप्रत्यय जो है वो कितना एनरिच्ड हुआ है। सो बैरो महोदय कहते हैं कि करिकुलम स्टडीज जो है कभी एक ब्रॉड फील्ड हो जाता है, कभी वो एक कंफ्यूज्ड फील्ड ऑफ स्टडी हो जाता है, कभी एक ऐसा टर्म होता है जो सब चीज को अपने में समाहित कर लेता है, कभी वो किसी बहुत विशेष एस्पेक्ट को ही ध्यान में रख करके करता है। इसी तरह जेनकिन और सिपमैन महोदय भी कहते हैं कि करिकुलम की परिभाषा में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं,
और अगर सारे परिभाषाओं को हम लोग ध्यान में देखें तो कहीं ना कहीं वह करिकुलम के प्रैक्टिसेस को डिस्क्राइब करने की कोशिश की जाती है। यद्यपि करिकुलम के क्षेत्र में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का अभाव के पर एक मत का अभाव हमें देखने को मिलता है, एक जनरल एक्सेप्टेबल वोकेबुलरी का अभाव हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस अभाव ने सिर्फ समस्या ही नहीं खड़ी की है बल्कि कहीं ना कहीं इसने करिकुलम के टर्म को बहुत ही एनरिच किया है। हमने देखा कि ये डेफिनेशनल प्रॉब्लम इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि डिफरेंट एम्फेसिस, लोगों ने अलग अलग बातों पर एम्फेसिस दिया। कुछ लोगों ने डिसिप्लिन के इंक्वायरी पर एम्फेसिस दिया, कुछ लोगों ने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पर अधिक बल देते हैं, कुछ लोग इंस्ट्रक्शन पर अधिक बल देते हैं, कुछ लोग उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कुछ बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कुछ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और इस कारण वो अलग अलग तरीके से करिकुलम को डिफाइन करते हैं। लेकिन इन तमाम पर्सपेक्टिव्स को अगर हम सामने रखें तो हम देख सकते हैं कि करिकुलम टर्म जो है वह कितने सारे पर्सपेक्टिव से देखे जा सकते हैं और इसलिए वो कितना एनरिच्ड टर्म हो सकता है। तो हम लोग एक पॉइंट में ये इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, जो कि आज इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य था, कि डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम के क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण पहलू है कि भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य से परिभाषित करने के कारण, भिन्न भिन्न एजम्पशंस को मानने के कारण करिकुलम को लोगों ने भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया, जिसके कारण करिकुलम की कोई एक परिभाषा हमारे सामने उपस्थित नहीं होती है। लेकिन साथ ही साथ दूसरा महत्वपूर्ण कंक्लूजन ये है कि इन भिन्न परिप्रेक्ष्यों के कारण, भिन्न भिन्न विचारकों के अलग अलग विचारधाराओं के कारण कहीं ना कहीं करिकुलम का अपना जो संप्रत्यय है वो काफी संवर्धित हुआ है, वो काफी एनरिच्ड हुआ है, और उसकी मीनिंग जो है वह काफी डाइवर्स वे में काफी ब्रोडेंड हुई है, उसने काफी व्यापकता प्राप्त की है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आज के दौर में करिकुलम स्टडीज स्वयं में अपने आप में एक डिसिप्लिन के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर इन्हीं बातों पर था। द मेन पर्पस वाज टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द definitional problem in the field of curriculum studies, and at the same time in explaining the different definitional problem we have also got a glimpse of the different perspectives from which the term curriculum can be defined. So you watch this video and then we'll meet again in the classroom for the next topic. Thank you.